हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर सभी का द स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों, आज है 13 सितंबर। आज के वीडियो में बात करेंगे 13 सितंबर 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत सारे रिवीजन पॉइंट रोज की तरह भी लिए गए हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। रिवीजन पॉइंट से फ़ायदा आप तो जानते ही होंगे कि पिछले जो 4-5 महीने की करंट अफेयर का रिवीजन भी हो जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो ऐसे ही कुछ होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, नोटबुक पेन लेकर बैठ जाइए। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का जो करंट अफेयर है सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, तो याद रखना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, भारत ने गणतंत्र दिवस 2024 के लिए किस क्वाड समूह के नेताओं को आमंत्रित किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वाड के समूह के नेताओं को आमंत्रित किया है। क्वाड में 4 देश होते हैं, याद रखें। क्वाड में 4 देश होते हैं। ऑस्ट्रेलिया शामिल है, भारत शामिल है, अमेरिका और जापान इसमें शामिल है। और इसका उद्देश्य है स्वतंत्र, खुला और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना और उसका समर्थन करना। याद रखें, क्वाड का जो विचार है 2007 में जापानी जो प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे ने रखा है। और ये जो है एक मजबूत संगठन कब बना, जो कब अस्तित्व में आया, 2017 में। तो याद रखें, ये हैं क्वाड के 4 देश। याद रखें, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड में 4 देश शामिल है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि पश्चिम बंगाल में बंगाल दिवस कब मनाया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। 15 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में बंगाल दिवस मनाने जाने की घोषणा हुई है। तो याद रखें, वहाँ के पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने 15 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाने का जो प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव रविन्द्रनाथ टैगोर की उत्कृष्ट कृति बंगलार माटी और बंगलार जोल को आधिकारिक रूप का राजगीत घोषित करने की मांग की है। तो याद रखें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली शहरों में पहला स्थान किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, इंदौर का। इंदौर को इसमें पहला स्थान मिला है। तो याद रखें, 10 लाख से अधिक जनसंख्या में पहला स्थान जो है इंदौर का है। और इसमें जो दूसरा स्थान है वो आगरा, जो कि यूपी में स्थित है। और थर्ड स्थान महाराष्ट्र पुणे का है। यहाँ की बात कर लेते हैं। यह पुरस्कार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 2019 से प्रदान किया जा रहा है। तो याद रखें, जो है 3 लाख और 10 लाख के बीच जनसंख्या वाले शहर हैं, इसमें फर्स्ट स्थान पर अमरावती जो कि महाराष्ट्र में है। सेकेंड स्थान पर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में है। थर्ड स्थान पर गुंटूर जो कि आंध्र प्रदेश में है। 3 लाख से कम जनसंख्या वाले जो शहर हैं उसमें पहला स्थान पर है परवाणु, हिमाचल प्रदेश में है। और सेकंड स्थान पर है काला अम्ब, वो भी हिमाचल प्रदेश में है। थर्ड स्थान में है अंगुल जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ये जो है 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर हैं। याद रखें, बंगलुरु में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफर स्थापित किया जाएगा। ये भी याद रखें, बंगलुरु में किया जाएगा। अंडरग्राउंड ट्रांसफर जो है सेंटर बंगलुरु इक्वल जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड और बृहत बंगलुरु महानगर पालिका के बीच एक सहयोगी प्रयास होगा। बजट में 1.98 करोड़ रुपए की जो है इसमें बजट में आया है। यह भूमिगत बिजली ट्रांसफर जो है स्टेशन मुख्य रूप से पश्चिमी देशों में पाए जाते हैं। तो याद रखें, भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत INS विक्रांत है। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला पहला शहर ये औरंगाबाद है। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा प्रदान करने वाला राज्य केरल है। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन गुजरात में हुआ है। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कोलकाता है। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र जो स्थापित हुआ पूर्णिया बिहार में हुआ है। याद रखें, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लागू करने वाला पहला शहर आगरा बना है।
तो इतने पॉइंट को याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है, 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो इसको जो शुरू किया है, ऑप्शन नंबर डी सही है, CSIR ने शुरू किया है। CSIR ने शुरू किया है, या जान लें, ये वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संगठन CSIR, इसकी स्थापना 1942 में हुई है और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। कार्यक्रम करने के दौरान देश भर में फैली 37 CSIR प्रयोगशालाओं में से प्रत्येक अपने अनुसंधान परिणामों और उपलब्धियों का प्रदर्शन करेगी, ये याद रखें। और इसका जो आयोजन है वो 13 से 16 सितंबर तक इसको आयोजित किया गया है, तो याद रखें। अगला क्वेश्चन हमारा है, आइडोल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा नामक पुस्तक किसकी है? तो ये जो पुस्तक है ये भावना राय की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए सही है, भावना राय की ये पुस्तक है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, आपसे पूछे, एज द व्हील टर्न्स किसकी पुस्तक है? रणजीत प्रताप की पुस्तक है। और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड किसकी पुस्तक है? ये नीरजा चौधरी की है। रिंग साइड ये विजय दर्डा की है। और द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन रूपा पाई की पुस्तक है। द गोल्डन ईयर्स ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। स्मोक एंड एसेज ये अमिताभ घोष की पुस्तक है। और अजय टू योगी आदित्यनाथ ये शांतनु गुप्ता की पुस्तक है। तो याद रखें सभी इंपॉर्टेंट पुस्तकें। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन 6 है, भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? तो भारत ने सौंपी है इसकी अध्यक्षता, आप देखे होंगे 10 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन करते हुए बताया कि वो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ब्राज़ील के लूला डी सिल्वा को वहाँ की अध्यक्षता सौंप दी है। तो 2024 में इसकी अध्यक्षता करेगा वो ब्राज़ील करेगा, तो याद रखें। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत ने ब्राज़ील को 2024 की अध्यक्षता सौंप दी है G20 की। G20 ये देखिए, यह वहाँ की फ़ोटो है। G20 समिट की आखिरी दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को सौंपी है। ब्राज़ील 2024 में G20 की समिट की अध्यक्षता करेगा। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा ने कहा है कि ब्राज़ील की प्रेसिडेंसी की 3 प्राथमिकताएं होंगी। पहली प्राथमिकता ये होगी कि सामाजिक न्याय और भुखमरी के खिलाफ लड़ाई, दूसरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और तीसरी प्राथमिकता दुनिया के संस्थानों में बदलाव। तो ये 3 प्राथमिकताएं होंगी। आगे चलते हैं, G20 के बारे में जान लेते हैं। G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 की हुई है। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। G20 का जो पहला सम्मेलन हुआ है 2008 में वाशिंगटन DC अमेरिका में हुआ है। और 2022 का सम्मेलन जो है इंडोनेशिया में हुआ है, जो कि 17वां सम्मेलन है, याद रखें। और 2023 का जो सम्मेलन है ये भारत में हुआ है, ये 18वां संस्करण है, 18वां। और 2024 का जो सम्मेलन होगा वो ब्राज़ील में होगा, 19वां संस्करण, याद रखें। और 2025 का जो संस्करण होगा वो होगा दक्षिण अफ्रीका में, याद रखें। दक्षिण अफ्रीका में 2025 का जो सम्मेलन होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ील आया है, तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा हैं। और यहाँ की जो दक्षिण अमेरिका के जो सबसे बड़ा जो है देश भी है जो ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है ब्राज़ील है। ब्राज़ील जो है क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश और आबादी के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ की जो भाषा है पुर्तगाली है आधिकारिक भाषा। दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादन एवं निर्यातक देश भी ब्राज़ील है, तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं। 2023 के प्रमुख सम्मेलन, ब्रिक्स सम्मेलन 2023 ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। और वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में हुआ है। G7 शिखर सम्मेलन जापान में हुआ है। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन ये नई दिल्ली में हुआ है।
और श्री अन्न सम्मेलन जो हुआ है ये नई दिल्ली में हुआ है। और 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर जो कि मलेशिया में है, याद रखें, यहाँ पे हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखें, यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो जो महिला एकल का खिताब जीता है वो कोको गॉफ ने जीता है, जो कि यूएसए की रहने वाली हैं। ये मात्र 19 साल की हैं, इन्होंने ये खिताब जीत लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की युवा टेनिस खिलाड़ी जो है कोको गॉफ ने बेलारूस की एरिना शवलेंका को हराकर यूएस ओपन का खिताब जीत लिया है। आर्या शवलेंका को हराया इसने, याद रखें, जो कि कहाँ की हैं? बेलारूस की हैं। तो याद रखें 19 साल की जो है कोको गॉफ के करियर का यह पहला खिताब है, याद रखें, पहला खिताब इसने जीता है। कोको गॉफ 2017 के बाद से पहली अमेरिकी खिलाड़ी बनी है जिन्होंने यह खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड स्लैम आया है, 4 ग्रैंड स्लैम जो टेनिस से संबंधित है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसकी स्थापना 1905 में हुई, यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन है जो इसकी स्थापना 1891 में हुई है, जो मिट्टी पर खेला जाता है, जिसे क्ले कोर्ट बोलते हैं, क्ले कोर्ट, याद रखें। विंबलडन ओपन, इसकी स्थापना 1877 में हुई है, यह घास पर खेला जाता है। और यूएस ओपन है, इसकी स्थापना 1881 में हुई है, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। आपसे पूछे सबसे नवीनतम ग्रैंड स्लैम, तो वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम वो है विंबलडन ओपन। तो दोनों याद रखें, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखें दोनों क्वेश्चन को, सबसे पुराना और सबसे नया। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का खिताब तो जीता है कोको गॉफ ने, अब पूछा है पुरुष एकल का खिताब। तो पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। इन्होंने ये खिताब अपने नाम कर लिया है, याद रखें। सर्बिया के नोवाक जोकोविच यूएस ओपन का खिताब जीत चुके हैं। फाइनल में इन्होंने रूस के जो है डेनियस मेदवेदेव को हराया है। ये जोकोविच का रिकॉर्ड का 24वां ग्रैंड स्लैम है, याद रखें, 24वां ग्रैंड स्लैम है। ये ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में ऑस्ट्रेलिया की टेनिस स्टार मार्गरेट जो हैं, स्टार मार्गरेट कोर्ट की बराबरी की है, याद रखें, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं स्टार मार्गरेट, इनकी ये बराबरी की है, तो ये भी याद रखें। नोवाक जोकोविच 24 ग्रैंड स्लैम के साथ मेन सिंगल में सबसे ज़्यादा टाइटल जीतने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। इन्होंने 26वीं बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में जगह बनाई है, जिसमें से 24 टाइटल अपने नाम किए हैं, तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन में इसने 10 बार जीता है, और विंबलडन ओपन में इसने 7 बार जीता है, यूएस ओपन में इसने 4 बार जीता है, और फ्रेंच ओपन में इसने 3 बार जीता है। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है 24 बार, और मार्गरेट कोर्ट ने 24 बार जीता है, ठीक है, ये पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं। उसके बाद सेरेना विलियम्स है, 23 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं, और राफेल नडाल 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, तो याद रखें ये सब। यूएस ओपन आया है, इसके बारे में जान लेते हैं। यूएस ओपन विंबलडन के बाद दूसरा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, याद रखें, विंबलडन के बाद दूसरा है। यूएस ओपन की शुरुआत अभी हमने बताया 1881 में हुई है, और जबकि महिलाओं की इसमें शुरुआत 1887 में हुई है, यह भी याद रखें। यह अगस्त और सितंबर में न्यूयॉर्क सिटी में आयोजित किया जाता है। अगस्त और सितंबर हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ग्रैंड स्लैम 2023 में जो भी विनर बने हैं देख लेते हैं। आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता, सर्बिया के हैं, और जो महिला एकल खिताब जीता आर्या साबलेंका ने जीता, जो कि बेलारूस की हैं, तो याद रखें। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है, और महिला एकल खिताब ईगा स्विएटेक ने जीता है, ये पोलैंड की रहने वाली है। और विंबलडन ओपन 2023 में जो पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है, और महिला एकल का खिताब जीता है मार्कटा
वोंद्रोसोवा ने, जो कि चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। तो ये सभी किताब याद रखना, नोट डाउन करके। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो शुरू किया गया, भारत, यूएसए, ब्राज़ील, उपरोक्त तीनों देश इसमें शामिल हैं। तो याद रखें, भारत G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है। इसमें भारत, अमेरिका, ब्राज़ील वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन विकसित करने के लिए इच्छुक देशों के साथ काम करेंगे। तो पीएम मोदी ने सभी देशों को वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। याद रखें, भारत का प्रस्ताव पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को 20% तक ले जाने का है। याद रखें, वैश्विक स्तर का पहल है इसकी, 20% तक इथेनॉल जो है पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रित करना। तो याद रखें, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कम से कम 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पहले ही गठबंधन में शामिल होने के लिए सहमत हो चुके हैं इसमें। और जो लॉन्च के दौरान इसमें सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और यूएई के नेता इसमें मौजूद थे। तो याद रखें। अगला, जैव ईंधन क्या होता है? ऐसा ईंधन जिसमें सूक्ष्म जीव, पौधे या पशु के अपशिष्ट का प्रयोग किया जाता है, जैव ईंधन कहलाते हैं। जैव ईंधन एक प्रकार का नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। याद रखें, संयुक्त राज्य अमेरिका में मकाई से और ब्राज़ील में गन्ने से इथेनॉल बनाया जाता है। तो याद रखें, ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में मकाई और ब्राज़ील में गन्ने से इथेनॉल बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय हैं। आपसे पूछे, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। और नाटो का मुख्यालय ये भी ब्रुसेल्स में है। यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस, फ्रांस में है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ का मुख्यालय जो वो बीजिंग, चीन में है। बीजिंग, चीन में। अगला है बिम्स्टेक, इसका मुख्यालय ढाका में है, जो कि बांग्लादेश में स्थित है। और अगला पॉइंट यह है कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो आसियान है, इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। तो सभी मुख्यालय को याद रखेंगे, नोट डाउन करके। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बीआरओ द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये जो बनाया जाएगा लद्दाख में बनाया जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। सीमा सड़क संगठन बीआरओ लद्दाख के न्यूमा क्षेत्र में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र निर्माण करेगा। परियोजना का शिलान्यास 12 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है देवक ब्रिज से करेंगे। याद रखें। और ये भारत वास्तविक नियंत्रण क्षेत्र LAC जो कि 3488 किलोमीटर के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में विकास की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य करेगा। ये तो याद रखें। सीमा सड़क संगठन BRO ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई है और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। और यह वर्तमान में इसके महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं। जो सीमा सड़क संगठन है यह उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के करीब सड़क के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। याद रखें। लद्दाख से करंट अफेयर हैं। लद्दाख के कारगिल में पहली महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है। याद रखें। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। और भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल बस जो कि लद्दाख में शुरू की गई है। भारतीय नौसेना ने जूली लद्दाख आउटरीच प्रोग्राम लद्दाख में आयोजित किया है। और अगला पॉइंट है कि लद्दाख में कर्नल गीता राणा ने सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है। ये इनका नाम याद रखें, कर्नल गीता राणा जो लद्दाख में बटालियन का कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है। तो याद रखें। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के पॉइंट हैं कुछ, याद रखें। जैसे कि पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसे दिया गया है?
ये महेंद्र कुमार को दिया गया है। अगला है कि 2023 का मार्कोनी पुरस्कार किसे दिया गया है, ये हरि बालकृष्णन को दिया गया है। और प्रित्जर पुरस्कार जो दिया गया है 2023 में सर डेविड एलन चिप्पर को दिया गया है। और 32वां व्यास सम्मान जो दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है, वो पागलखाना उपन्यास के लिए। और जो 2022 के लिए सरस्वती सम्मान जो है शिव शंकरी को दिया गया है। सूर्यवंशम उपन्यास के लिए शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 का दिया गया है। 2023 का एबेल पुरस्कार जो दिया गया है लुइस कैफे रैली को दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पिडोनोव को दिया गया है और बुल्गारिया के ये हैं, याद रखें। और अगला है कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो है नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 ये रवि कन्नन को दिया गया है। और अगला 10वां पॉइंट यह है कि जो गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार ये शक्तिकांत दास को दिया गया है, गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार। और अगला ये पॉइंट है कि वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार जो दिया गया है वो आलिया मीर को दिया गया है, जम्मू कश्मीर की रहने वाली आलिया मीर, इन्हें वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया आलिया मीर को, तो ये जम्मू कश्मीर की हैं। तो दोस्तों ये रहे आपके आज के जो करंट अफेयर। दोस्तों आप ये बताइए कि आज का जो करंट अफेयर का कंटेंट कैसा लगा। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।